नमस्ते मेरे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। देखिए, हमेशा की तरह हम आपको अपडेट करने आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के फेमस पेपर के अलावा एक और परीक्षा करवाया है, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी 2026 14 और 15 जुलाई को। यह रेलवे का सबसे लेटेस्ट पेपर है जो अभी हाल फिलहाल हुआ है। टोटल 7 शिफ्ट में और हर शिफ्ट में गणित के 10 सवाल पूछे जाते हैं। कुल मिलाके हमारे पास 70 सवाल हैं। उन 70 सवालों का निचोड़ मैं आपको इस एक वीडियो में करवाने वाला हूं। तो जिन बच्चों का अभी ग्रुप डी का या आने वाले समय में आप एनटीपीसी दोगे, टेक्नीशियन दोगे, असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर दोगे, ये सवाल जरूर 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 सॉल्व करें और ग्रुप डी वाले तो जरूर ही देखें। प्यारे भाई, रेलवे का कोई भी पेपर हो, हर पेपर का नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर पूछे जाने वाला मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल डिट्टो सेम होता है। मेरे भाई, अपने मन से वहम ये निकाल दीजिए कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के पेपर का मैथ अलग होगा, ग्रुप डी का अलग होगा, एनटीपीसी का अलग होगा। सबका करवाने वाली कंपनी एक, टीसीएस। सब एग्जाम के सवाल बनाने वाला एग्जामिनर एक, और सब में पूछे जाने वाले सवाल सेम। और सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या? बैच लेना नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे भी खुद को अपडेटेड रखना, क्योंकि पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, बैच तो करोड़ों बच्चों के पास है। लेकिन प्यारे बच्चों, सिलेक्शन कौन ले रहा है? वो जिसको पता है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, जो हर एग्जाम्स के होने वाले क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करता है। क्योंकि आप ये जो सवाल सॉल्व करोगे, यही आपको सेम टू सेम ग्रुप डी में दिखाई देगा, यही एएलपी में आएगा, यही एनटीपीसी में आएगा। कुछ भी नया नहीं बनेगा। रेलवे में जो पास्ट में पूछा जा चुका है, वही वर्तमान में पूछा जा रहा है और वही भविष्य में भी आएगा, है ना बच्चों। और हम एकमात्र यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं और बच्चों से भी मेहनत करवाते हैं कि भैया आप भी खुद को अपडेट रखिए। आप हमारे इसी चैनल पे जाइए प्यारे बच्चों, यहां पर सिलेक्शन वे रेलवे पे। तो भैया, रेलवे की सबसे कामयाब और धांसू प्लेलिस्ट है रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप देखिए पूरा यूट्यूब खंगाल के। किसने आपके लिए इतनी मेहनत करी? हमने रात रात भर जागे मेरे भाई, हमने अपना शरीर खराब कर लिया। 13 घंटे की मैंने आपको क्लास दी है। रेलवे ने इस साल एनटीपीसी का टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, एएलपी, जेई, सेक्शनल कंट्रोलर और ग्रुप डी ये पेपर कराए। हर एक पेपर की जितनी भी शिफ्ट बनी है, मैंने सभी शिफ्ट का यानी कि हर टाइप का एक सवाल आपको सॉल्व करा और सबका निचोड़ करवा रखा। अगर बच्चे यही लगाता रहे, उसका मजा लगे गणित में एक भी नंबर कट जाए, है ना। बस आपको ये देखना पड़ेगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहो, पेपर कोई भी दो, लेकिन हर एग्जाम के सवाल सॉल्व कर करके खुद को अपडेट जरूर रखो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सबसे कामयाब, इसी में आज एक और वीडियो ऐड हो जाएगी आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे भाई, ये पेपर 14-15 जुलाई को हुआ था, जिसमें मात्र 312 वैकेंसीज थी और 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। ये जो परीक्षा है, इसमें गणित के 10 ही प्रश्न होते हैं, ठीक है बच्चों। और इतनी सारी पोस्ट के लिए मेरे दोस्तों ये पेपर होता है। ये मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की है और ये आइसोलेटेड कैटेगरी की है। इस बार आप देख लीजिए। हालांकि इस बार के मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के पेपर में मतलब मात्र 7 पोस्ट थी, ठीक है ना। इसलिए 7 शिफ्ट है। हमारे पास गणित के 70 लेटेस्ट सवाल हैं, रेलवे के एग्जामिनर द्वारा बनाए गए, वही हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सब बच्चे सिलेक्शन वे टेस्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्यों, क्या फायदा? देखिए, रेलवे का पेपर ऑफलाइन तो होता नहीं है, ऑनलाइन होता है। तो आप सिलेबस पूरा करने के बाद या थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस तो करोगे, मॉक टेस्ट तो लगाओगे, है ना। तो हमने एक प्रयास किया मेरे भाई कि एक बच्चे को चवन्नी ना खर्च ना करनी पड़े, है ना। जो बच्चा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो एक मामूली सी पढ़ाई भी कर लेता है तो वो फ्री में मॉक टेस्ट लगा सके। और उसके लिए हम जो है खुद लाखों रुपए खर्च करते हैं डेली टेक टीम पे। हमने सब प्रीवियस ईयर के हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिए। आप जाइए यहां कैटेगरी में, जो ये रेलवे के जितने भी पेपर है सबके नाम लिखे हुए। जो भी आप मॉक टेस्ट देना चाहो बेटा, धड़ल्ले से फ्री दीजिए। आपको एनटीपीसी का पेपर देना है, देखिए प्रीवियस ईयर के 154 टेस्ट है, फ्री है, ये फ्री है।
बस आप मोबाइल खोलो, टेस्ट चालू करो, बस देना शुरू करिए। और बिल्कुल रियल एग्जाम इंटरफेस में जैसा टीसीएस का आता है मेरे भाई को, कि मैं महत्व को समझता हूं। हम बच्चों के सिलेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है ना बच्चे, भीड़ इकट्ठा नहीं करते मेरे भाई। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए? चलिए जल्दी से बनाते हैं पहला सवाल। मैंने टैग भी लगवा दिया है कि भैया ये कौन सी परीक्षा में, ये रेलवे के चीफ लॉ असिस्टेंट 2026 की कोई पोस्ट होती है उसमें पूछा गया है ना बच्चे। अब आप बताओ, अभी जो ग्रुप डी के पेपर होने उसमें भी तो यही सवाल आ रहा है, कोई अलग आ रहा है क्या? बताइए। सवाल है 111 की पावर 0.24 बराबर x, 111 की पावर 0.35 बराबर y। ये आपको दिया, आपको आगे सवाल में दिया x की पावर z बराबर y की पावर 9, x की पावर z बराबर y की पावर 9 है, तो z का मान किसके क्लोज होगा, किसके सन्निकट होगा? देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए प्यारे बच्चों, कि अगर हम a की पावर m की होल पावर n करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी कि a की पावर स्टूडेंट m गुणा n, ठीक है ना। हमसे ज्यादा अपडेटेड कोई मास्टर नहीं गणित का, आप चेक कर लीजिए मेरे भाई। और वही रियल कंटेंट मिलता है जो सिलेक्शन के लिए चाहिए बच्चों को, ये सब कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब देखिए सवाल में आपको x का मान दिया 111 की पावर 0.24, सवाल में y का मान दिया 111 की पावर 0.35, यहां रख दीजिए ना। आप x की जगह क्या रखेंगे, 111 की पावर 0.24 और उसकी भी पावर z करेंगे तो 111 की पावर क्या हो जाएगा, 0.24 z, है ना। 111 की पावर 0.24 और उसकी भी होल पावर z, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ना, बराबर। ये देखिए y की वैल्यू क्या है, 111 की पावर 0.35 और उसकी भी पावर 9 करेंगे तो पावर की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप देखिएगा ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों का बेस सेम है 111। अगर दोनों का बेस सेम है तो इस लॉजिक से दोनों की पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल, है कि नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0.24 z किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, 0.35 गुणा 9 के। सिंपल लॉजिक है ना, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हट गया, हट गया। 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, पर जेड बराबर आ गया 35 तिया 105/8। क्लियर है, 105/8 तो कितना जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 सही 1/8 ना। क्लियर है, नहीं कि 13.125, 13 पॉइंट समथिंग आएगा तो पहला ऑप्शन है ना बच्चे, कोई तकलीफ? तो इतना आसान सवाल, और ये कोई ऐसा रेलवे का पेपर नहीं है जिसमें सवाल ना आया हो, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए और बी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं ना। क्वालिटरल एबीसीडी है, ए और बी दो लगातार एंगल है, उनके बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। ये एंगल एओबी 37 डिग्री है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल सी प्लस इंटरनल एंगल डी, आंतरिक कोण सी प्लस आंतरिक कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी चतुर्भुज में अगर आप दो लगातार एंगल, जैसे ए और बी दो लगातार एंगल है, इनके समद्वि भाजक खींचते हैं बाइसेक्टर, वो पॉइंट ओ पर मिलते हैं, तो जो एंगल बनेगा ए ओ बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बाकी जो दो कोण बचे यानी कि सी और डी, उनका एवरेज होगी। इनको जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा ही कॉन्सेप्ट है ना। अब यहां एंगल ए ओ बी आपको कितना दिया है, 37 डिग्री, तो एंगल सी प्लस एंगल डी क्या आएगा प्यारे बच्चों, 37 का दुगुना यानी कि 74 डिग्री। सही प्यारे भाई। आइए तीसरा सवाल। अब देखो यहां कई शिफ्टों में तो सेम सवाल और सेम डेटा के साथ पूछा गया। ये देखिए सेम सवाल सेम डेटा, मैं 4 बार थोड़ा ना सॉल्व कराऊंगा। यही सवाल जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आ रहा है रेलवे के, यही स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर में आ रहा है, यही रेलवे के अच्छा ये 2 बार टैग डल गया, रेलवे के पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आ रहा है। देख रहे हो आप, वस्तु एक्स और वाई की लागत कीमत का अनुपात 2:3 है। एक व्यक्ति एक्स को बेचकर 36% का लाभ कमाता है, वाई को बेचकर 19% का लॉस होता है। व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, पूरे लेन देन में क्या पूछा आपसे, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए दो वस्तुएं एक्स और वाई, उनके कॉस्ट प्राइस सीपी का रेशियो, लागत मूल्य का अनुपात 2:3 है। ये एक्स और वाई के सीपी का रेशियो है। एक आदमी एक्स को जो बेचता है तो 36% का प्रॉफिट होता है, वाई को बेचने से 19% का लॉस होता है।
सवाल में पूछा पूरे लेन देन यानी कि x प्लस वाई दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने परसेंट लाभ हानि, ये पूछा है ना। बताओ बच्चों, सिंपल लॉजिक है। x पे कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का 36% यानी कि 72, y पे लॉस हुआ 3 का 19% यानी कि माइनस का 57, ये आ गया ना। तो 72 और माइनस का 57 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 15% है ना। पॉजिटिव आया, 15% का प्रॉफिट हुआ। टोटल कितने के समान पर, x प्लस वाई है टोटल 2 प्लस 3 5 का बटे 5 यानी कि 15/5 आ गया 3%। और ये पॉजिटिव आया यानी कि 3% का आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए, समझे ना। अब मेरी गारंटी है ग्रुप डी में भी आएगा, यही एनटीपीसी में आएगा, यही एएलपी में आएगा, यही जेई में आएगा, समझे ना, यही सवाल। और केवल रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, टीसीएस और भी जो पेपर कराते जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का, कोई स्टेट एग्जाम है ना, DSSB का, उन सब में भी यही आता है ना बच्चे। आइए ये सवाल देखिए, सभी शिफ्टों में ये सेम सवाल आया है बच्चों, इतनी सारी पोस्ट के पेपर में। यदि किसी संख्या के 30% में 42 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए, है ना। 42 is added to 30% of a number, the result is number itself। देखो हर संख्या खुद का 100% होती है, किसी संख्या के 30% में अगर 42 जोड़ा जाए तो खुद वही संख्या यानी कि 100% आ जाती है। यानी कि संख्या की वैल्यू 30% से बढ़ के 100% होगी, तो संख्या का मान कितना बढ़ा, 70%। कब, जब आपने संख्या में 42 जोड़ा, यानी कि 70% की वैल्यू कितनी है, 42। और आपसे क्या पूछा, उस संख्या का 80%, ये पूछा ना। 70% की वैल्यू 42 है, 7×42 6 गुना, तो 80% की वैल्यू भी 6 गुना यानी कि कितनी आ जाएगी, 48। क्या आंसर है, 48, ठीक है ना। इतना सा सवाल है, बताओ कोई दिक्कत। चलिए बनाइए। एक आदमी ने कुछ कुर्सियां 600 रुपए प्रति कुर्सी और 15 मेज 1200 रुपए प्रति मेज के हिसाब से खरीदे, है ना। ए मैन परचेज सर्टेन नंबर ऑफ चेयर, कुछ चेयर खरीदी, हर चेयर का प्राइस क्या, 600 रुपए ईच। 15 टेबल खरीदे, ईच टेबल का प्राइस है 1200 रुपए, प्रत्येक टेबल की कीमत 1200 रुपए खरीदी। एवरेज प्राइस पेड पर आइटम फॉर द एंटायर परचेज इज 825। एवरेज प्राइस सारी चेयर और सारी टेबल्स की मिलाकर जो औसत कीमत है पूरी खरीद की, वो है 825 रुपए। तो उसने कितनी कुर्सियां खरीदी, सबको सवाल समझ में आया। कैसे करेंगे सवाल, ये प्रश्न एलिगेशन का है। आप क्या करो, प्राइस पे एलिगेशन लगाओ, है ना, प्रति प्राइस पर आइटम पे। एक आदमी ने कुछ कुर्सियां खरीदी, कुर्सी का प्राइस है 600 रुपए पर चेयर, है ना। टेबल खरीदे उसने 15 टेबल में से हर टेबल का प्राइस है 1200 रुपए पर टेबल। और सभी चेयर और टेबल जितनी भी वस्तु खरीदी है, हर वस्तु की जो औसत कीमत है वो क्या है, 825 रुपए। तो एलिगेशन लगा के चेयर और टेबल की संख्या का अनुपात आ जाएगा ना, किस रेशियो में खरीदी है। 1200 में से आप लोग 825 घटाएंगे तो 375, ठीक है ना। और 825 में से 600 घटाएंगे क्या आएगा, 225 ही आ गया, ये रेशियो आ गया, ठीक है ना। और ये 75 से कट गया, 75 चौका 300, 75 पंजे 375 और 75 तिया 325, 5 रेशियो। ये उसके द्वारा खरीदी गई चेयर और टेबल्स की संख्या का अनुपात आ गया। उसने टेबल कितनी खरीदी है, 15 मेज खरीदी है ना। तो यानी कि टेबल्स उसने, ये टेबल है ना, टेबल्स खरीदी 15, 3 यूनिट की वैल्यू 15, 5 गुना। तो चेयर खरीदी है 5 की वैल्यू 5 गुना यानी कि 25 चेयर खरीदी। ऑप्शन नंबर क्या है बताइए, इससे आसान कोई सवाल नहीं। ये बताओ, ए सेलर मार्क्स देयर गुड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक विक्रेता अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 60% ज्यादा तय करता है, यानी कि 60% क्या, मार्कअप परसेंटेज, है ना। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% ज्यादा रखता है। ग्राहकों की मांग पर बिल पर 35% डिस्काउंट देता है, 35% डिस्काउंट देता है। विक्रेता को, सेलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव। 60% मार्कअप किया, 35% डिस्काउंट दिया, तो कितना होगा, 60 माइनस 35 माइनस 60 गुणा 35 बटे 100%,
ठीक है ना बच्चों। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते थे, पर डेटा तो बहुत ही आसान है ना बच्चों। 35 का 210/10 कितना आएगा? 21, है ना बच्चे। तो 60 माइनस 35, 25 माइनस 21, 4%। क्या आ गया? 4%। और पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया तो कुल मिलाकर आपको क्या होगा? 4% प्रॉफिट, है ना बच्चों। निगेटिव आता तो होता लॉस। सम चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 30 मीटर और 40 मीटर है। खेत का परिमाप बताओ। 30 का आधा 15, 40 का आधा 20, 15 20 25 हो गया भाई, ये 25 चौका 100, ये परिमाप आ गया। रोम्बस शेप्ड फील्ड है, इतना ही करना। अब ये सेम सवाल आरआरबी साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग और सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 2 पेपर्स में आया है ना बच्चे। नहीं समझे होंगे, मैं आपको बताता हूं। चलिए, जैसे ये एक रोम्बस है ना, रोम्बस के विकर्ण 30 मीटर और 40 मीटर ने। रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने की साइड पैरेलल समांतर होती है। अब इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होंगे ना, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। हालांकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। अब एक डायगोनल की लंबाई 30 है तो आधा आधा भी करते, ये 15 15 हो गया, दूसरे की है 40, तो ये आधा आधा हो गया ना, 20 20 बाइसेक्ट करेगा। तो 15 है 20 है तो 90 के सामने कितना आएगा? 25। 3 4 5 का 5 गुना ट्रिपलेट है ना, 5 3 15, 5 24, 5 बचे 25। तो रोम्बस की प्रत्येक भुजा 25 आ गई। करना नहीं है सॉल्व ये, तो परिमाप क्या आएगा? 25 का 4 गुना 100। और हमने ये चीज दिमाग में कर ली कि डायगोनल का आधा करिए, आधा 30 का आधा 15, 40 का आधा 20, और उसी के सामने की साइड आपकी आ जाएगी 25। दिमाग में करा हमने, है ना बच्चे। आइए, एक पेड़ की ऊंचाई 9 मीटर है, उसकी परछाई 16 मीटर है। अगर उसी समय एक दूसरा पेड़ 12 मीटर लंबी परछाई बनाता है तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताओ जी। देखिए, परछाई बनती है सूरज की वजह से। अब टाइम सेम है तो सूरज की पोजीशन फिक्स है, तो उस समय जितनी भी वस्तु होंगे और उनकी परछाई होंगी, उनकी लंबाई का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर, है ना बच्चों। यही लॉजिक है ऐसे सवालों का। एक पेड़ की लंबाई 9 मीटर, उसकी परछाई 16 मीटर, तो पेड़ की लंबाई और परछाई का रेशियो। अब एक दूसरा पेड़ है, हमें दूसरे पेड़ की लंबाई नहीं पता, लेकिन है ना, दूसरे पेड़ की ऊंचाई नहीं पता, लेकिन दूसरे पेड़ की परछाई कितनी है? 12 मीटर, बराबर होना चाहिए। सेम समय बोलते हैं ना, सूरज की पोजीशन फिक्स है, तो किसी भी पेड़ हो या कोई भी बिल्डिंग हो, टावर हो, उसकी ऊंचाई और उसकी परछाई सबका अनुपात क्या होगा? बराबर, है बच्चे। ये मैंने बराबर कर दिया, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27/4 मीटर। ये दूसरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो 4 6 24, 6 सही 3/4 हो गया ना, 6.75 मीटर ये आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन। रुपेश ने, अब ये सवाल देखिए, यही सेम सवाल साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट है भाई, ठीक है ना, हम तो आपको अपडेट कर रहे हैं। तीनों में आया। रुपेश ने एक बैंक में 1440 रुपए 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर से जमा किए। 5 साल बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? वॉट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 5 ईयर? 5 साल बाद मिश्र धन क्या होगा? 5 साल बाद अमाउंट निकालना, ये सवाल है ना प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा 5 साल बाद अमाउंट? देखो, प्रिंसिपल रुपेश ने बैंक में कितना रुपए जमा करे? 1440। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6 पंजे 30%। एक साल में 6%, 5 साल में 30%। प्रिंसिपल है 100%, 30% आपको मिल जाएगा ब्याज, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 5 साल बाद? 100% को 30% बढ़ा देंगे, यानी कि 1440 रुपए का 130% आएगा ना, 1440 का 130% परसेंटेज, और ये 2 जीरो खत्म। 144 गुणा 13, 14 गुणा 13 होता है 182, यानी कि 1820 और 52, 1872 आ गया ना, 1872 रुपीज, है ना। पहले आप 140 की गुणा करो 13 में, फिर 13 चौका 52 जोड़ लो, ठीक है ना बच्चे, कोई तकलीफ? 1872 रुपए, इससे बेहतरीन तरीका नहीं। और जो भी आंसर आएगा 144 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल होगा, ये भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है ना बच्चे।
तो 44 मतलब 9 का मल्टीपल। अब ये नंबर 7 2 9, 7 1 8, 9 से नहीं कटता प्यारे बच्चों। 8 1 9, 3 2 5, 9 से नहीं कटता। 7 2 9, 3 1 4, 9 से नहीं कटता। इसके अंकों का योग 9 से कट रहा। 8 1 9, 7 2 9, है ना बच्चे। आइए, एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 10 है। शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चे। शंकु आप समझते इस तरीके से, ये जो आकृति ये क्या कहलाती है? शंकु। समझे ना। इस शंकु की ऊंचाई 10 है। शंकु का बेस जो वो क्या आता है? सर्कल। सर्कल का एरिया 576 पाई होगा यार। ये क्या होगा? 576 पाई, वरना गलत हो जाएगी बात। 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। 576 किसका वर्ग है? 24 का वर्ग है। 24 का वर्ग यानी कि रेडियस क्या रही होगी? 24। ये रेडियस 24 होगी। तो आप बताओ इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट क्या होगी? 90 के सामने ये 10 24 5 12, 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट। 5 12 13 का दुगुना है। 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, तो 13 का दुगुना 26। ये स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। हमें इसकी जरूरत थी क्योंकि हमें निकालना है शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई यानी कि रेडियस आपकी 24 और स्लांट हाइट यानी कि 26। ठीक है ना बच्चे। तो कितना आ जाएगा? 624 पाई। 625 से कम, 624 पाई। समझे? आइए प्यारे मित्र बताओ, 35 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में एक चाप केंद्र पर 54 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। अब एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 35। अब एक आर्क है, सेंटर पे 54 डिग्री का एंगल बनाता है। आर्क की लंबाई क्या होगी? किसी भी सर्कल का जो चाप है या आर्क है उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ये थीटा क्या है? कि आर्क या चाप सेंटर पे जो एंगल बना रहा। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। 22 में आ रहा है 11, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, यही आंसर है। बिना सॉल्व करे, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर बता सकते थे। क्या 11 का एक ही मल्टीपल है ना? चक्कर के देख लो। देखिए एग्जामिनर खुद कह रहा है कि पाई की वैल्यू क्या लिखो बच्चों? 22/7। रेडियस कितना लीजिए? 35 सेंटीमीटर। और ये जो चाप है सर्कल का, इस सेंटर पे कोण बना रहा है 54 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 54 डिग्री। 54 डिग्री बटे 360। बस ये तो सॉल्व करना था, है नी। तो 7 पंजे 35, 18 तिया 54, 18 दूनी 36 यानी कि तो 20 हो गया ना, है भाई। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 2 से 22 11, तो 11 तिया क्या आ गया? 33। तो 33 किस में? सेंटीमीटर। लेकिन क्या आपको एक करने की जरूरत थी? नहीं। आइए प्यारे मित्र, बढ़िया हो रहा है ना एकदम। प्रैक्टिस, ये फायदा है प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस का। अभी अच्छे सवाल में इसमें बीच बीच में ना बहुत बढ़िया सवाल में है। रेलवे चीफ लॉ असिस्टेंट 2026। देखो सवाल पूछे गए थे 70, मैं आपको कराऊंगा केवल 40, क्योंकि ये 40 सवाल है, बाकी जो है वो रिपीटेड है ना बच्चे। द डिफरेंस बिटवीन CI compounded half yearly and annually on a certain sum at annual rate of 20% for 1 and 1.5 year is 1320 रुपये। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड। निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, हमने इसको इन्वेस्ट करा 1.5 साल के लिए 20% पर एनम रेट पे। लेकिन अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड हो और हाफ ईयरली कंपाउंड हो, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उसका डिफरेंस कितना है? 1320 रुपए, है कि नहीं बच्चे। मैं तो ऐसे बहुत सवाल कराता हूं बैच में। समय कितना मेरे भाई? 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है, 1.5 साल मतलब 18 महीने, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से या हाफ ईयरली, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 महीने। हर 6 महीने में कंपाउंड होगा, तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी ना।
6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया प्यारे बच्चों 1.5 साल। ब्याज की दर अगर 1 साल 12 महीने में 20% है तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 10%। अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में, तो हाफ ईयरली आप अगर कंपाउंड करोगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 10% का सक्सेसिव, 10% का 3 बार सक्सेसिव होता है 33.1%। 10% का 3 बार सक्सेसिव 33.1%, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए। अगर ब्याज ईयरली कंपाउंड करोगे तो बच्चों समय कितना है? समय कितना है? 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है, ईयरली कंपाउंड करोगे तो पहले 1 साल में तो आपका ब्याज 20% मिलेगा, है ना? 1 साल में आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा, ये हो गया 20% बढ़ने के बाद। लेकिन समय 1.5 साल है तो अब तो आपके पास 6 महीने बचे, तो अब केवल आपको 6 महीने ही ब्याज मिलेगा, है ना? 1 साल में 20% तो 6 महीने में कितना? 10%। तो आपको सीआई मिलेगा 20 और 10 का 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100 यानी कि 32%। कितना सीआई मिलेगा प्यारे बच्चों? 32%। लिखना थोड़ा ना ये 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है ना प्यारे मित्र? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1.1%। इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितना कितना? 1320 रुपए। 1320 रुपए दे रखी है, बताइए, ठीक है ना? तो यहां से अगर आप डेसिमल छुटाओगे तो उधर एक जीरो बढ़ा लोगे ना, ये रुपए आ गया। तो कितनी बार जा रहा है? 11 से 132 12 बार 1200, यानी कि 1% की वैल्यू है 1200 रुपए। 1%। प्रिंसिपल 100% पूछा है, 100 से गुणा करेंगे, 1200 का 100 गुना 1,20,000। समझे ना? 1,20,000 रुपए आंसर है बच्चों। ये बताइए, एक कॉलेज लाइब्रेरी में इतिहास की किताब और विज्ञान की किताब का अनुपात 4:7 है, विज्ञान की किताब और साहित्य की किताब का अनुपात 7:5 है। इतिहास की हिस्ट्री की 840 किताबें हैं, तो कुल किताबों में साहित्य लिटरेचर का किताबें कितने %? इसकी कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो एक कॉलेज लाइब्रेरी में हिस्ट्री और साइंस की बुक का रेशियो कितना है? 4:7। आगे अगर दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो क्या बोला है? साइंस की बुक और लिटरेचर की बुक का रेशियो 7:5 है। साइंस और लिटरेचर का रेशियो 7:5 है। साइंस की 7, तो कुल मिलाकर लिटरेचर की 5 हो गई। रेशियो मर्ज भी नहीं करना पड़ा। तो कुल किताबों में से लिटरेचर की कितने % है? कुल किताब कितने सारी मिलाकर? 4 7 11 5 16। 16 टोटल बुक्स है, 16 में से लिटरेचर की कितनी है? 5, तो 5/16 आ गया। परसेंटेज में कितना? 31.25%। नहीं समझे? 1/16 होता है 6.25%, तो 5/16 क्या आएगा? इसका 5 गुना, यानी कि 31.25%। ठीक है ना? आइए सवाल नंबर आपके सामने 14। कपिला परचेज सम गिफ्ट आइटम एट ए सीपी ऑफ 1480 रुपए पर आइटम। 1480 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से कपिला ने कुछ वस्तु खरीदी। सी सेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आइटम एट पी रुपए। हर आइटम का एमआरपी लगाया कपिला ने 5 रुपए, पी रुपए, है ना? आफ्टर ऑफरिंग ए 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस सी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ईच गिफ्ट आइटम। हर वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट देने के बाद कपिला को 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी यानी कि क्या पूछा है? हर वस्तु का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। भाई साहब सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर दुनिया के किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो आप उस सवाल में वस्तु के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट दिया 20%, 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट भी हुआ 20%, 100 प्लस 20 120। तो क्रिया मूल्य से मार्क प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 40 दूनी 80, 40 से 120, 2 रेशियो 3, है ना? कपिला ने जो आइटम खरीदा उनका सीपी कितना है? 1480 रुपए। तो 2 यूनिट की वैल्यू ही 1480 रुपए। ठीक है ना? तो वैसे ये आ जाना चाहिए आंसर, है ना? 2 की वैल्यू 1480 रुपए, कितने गुना? 740 गुना। अगर ये 740 गुना है तो 3 यूनिट की वैल्यू यानी कि एमआरपी, वस्तु का अंकित मूल्य भी 3 का 740 गुना आएगा ना, है बच्चों? 2100 120 2220 रुपए, है ना बच्चों? आइए अगला सवाल।
इन क्वालिटल ए बी सी डी, ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, सी डी बराबर 7, डी ए बराबर 6, यानी कि क्वालिटल की चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे दी हैं। एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री है, तो क्वालिटल ए बी सी डी का एरिया क्या है? देखो ये अच्छा सवाल डाला ना। एंगल ए बी सी 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री, और ए बी बी सी 90 बनाने वाली साइड है 3 4, तो ऐसे बना लेते हैं प्यारे बच्चों। चतुर्भुज बनाना है ना आपको। ये आपके सामने क्वालिटल है प्यारे बच्चों, ए बी सी डी। गौर से देखिए यहां ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। ए बी सी मैंने चित्र ऐसे बना, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, सी डी आपका 7 है और ए डी आपका 6 है, ठीक है ना। ऐसा आड़ा टेढ़ा बना लिया। आपसे क्या पूछा? इस क्वालिटल का एरिया। क्या लॉजिक है? अब आप यहां सवाल नहीं, आप लॉजिक सीख रहे हो कि मान लीजिए ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आया रेलवे में, ये पहले भी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में आ चुका है सवाल, हालांकि वहां डेटा टफ था। अब सोचो, अब आप लॉजिक कैसे सोचोगे प्यारे बच्चों? आप जानते हैं कि अगर आप इसका डायगोनल खींच लो ये वाला, तो यहां 2 ट्राइंगल बन गए अलग अलग। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, भाई एक ट्राइंगल तो आपका ये वाला बन गया, ये बन गया ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है प्यारे बच्चों ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, आ जाएगा चतुर्भुज का एरिया, है कि नहीं? तो हमें बस इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ये बात जानते कि 3 है 4, तो 90 के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी? 5। तो आप बताओ इस वाले राइट एंगल का एरिया क्या आएगा? राइट एंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है 3 गुणा 4, है ना, यानी कि 6 प्लस, ठीक बच्चों, तो 6 प्लस आएगा मेरे भाई, प्लस आएगा, माइनस आने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और यहां 6 प्लस हो रहा है, यहां तो 6 प्लस है ही नहीं, तो आंसर क्या है कि नहीं प्यारे बच्चों? कुछ करने की जरूरत ही नहीं आगे। बाकी देखो ये तो राइट एंगल है, इसका एरिया हो गया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, इसका एरिया कैसे निकलेगा इस वाले का? भाई ये कोई राइट एंगल तो है नहीं ना, इसकी भुजाएं क्या 5 6 7, तीनों भुजाएं पता, तो इसका कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस यानी कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ, तीनों भुजाओं का योग, है ना। 5 6 11 7, 18/2 9, 5 6 11 7 18, 18/2 9, पेरीमीटर का आधा। तो हीरोन्स फॉर्मूला से इसके एरिया क्या आएगा? अंडर रूट एस यानी कि 9 इंटू 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2, ये आ जाएगा 6 प्लस 9 चौक 36 का अंडर रूट 6 है ना, तो 6 प्लस 6 रूट 6 आ जाएगा सेंटीमीटर, जहां 6 कॉमन लेके एग्जामिनर ने लिख दिया है 6 इंटू रूट 6 प्लस 1, ठीक है ना। बढ़िया सवाल था, आइए प्यारे बच्चों करेंगे। एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, एक स्टूडेंट को 192 मार्क्स मिलते हैं, वह 48 मार्क्स से फेल हो जाता है। बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने? एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, एक बालक 192 नंबर लाता है लेकिन फिर भी 48 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि उसको पास अगर होने है तो 192 से 48 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे ना। भाई बालक 192 नंबर लाया, 48 से अब भी फेल हो गया, तो पास होने के लिए 192 मार्क्स से 48 ज्यादा, यानी कि कितना? 240 नंबर चाहिए, जबकि पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? परसेंटेज में 40%, तो 40% की वैल्यू 240 यानी कि 6 गुना। तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, तो दिमाग में हो जाएगा सवाल 600 नंबर, ऑप्शन बी। बताइए दो संख्याओं के बीच माध्य समानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल 24 है, एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या बताओ। अगर दो संख्या ए और बी है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या बी आपको नहीं पता, इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आना चाहिए? 24। बताओ दूसरी संख्या क्या आएगी? 36, है कि नहीं? 16 का रूट आएगा 4, 4 6 24 होता है, यानी कि बी का रूट आना चाहिए 6, बी का रूट 6 आएगा, तो यानी कि ये कितनी आएगी संख्या? 36, 36 का रूट 6 होता है। कुछ कर रहे नहीं है प्यारे भाइयों। आइए फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज लेंथ इज 142 मीटर। ये रेलवे का फेवरेट सवाल है ना बच्चे।
अगर 10 शिफ्ट बना रहा है तो 3 शिफ्ट में चुपके से डाल देता है। हाँ, बड़ा बड़ा डेटा देगा प्यारे बच्चों। और ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं प्यारे भाई, जितने भी रेलवे के क्वेश्चंस हुए हैं 2024 से टीसीएस करा रही है ना प्यारे भाई, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। 24 से पुराना आप भूल जाइए। ये रेलवे की बुक है, रेलवे गणित संपूर्ण मंथन। इससे बढ़िया रेलवे की प्रैक्टिस बुक नहीं है। बहुत से बच्चे जो मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते, कंफर्टेबल नहीं कि सर पहले किताब से प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, बाद में मिक्स मॉक लगाएंगे। ये बुक ऑर्डर करके मंगा लो ऑनलाइन, यहां से प्रैक्टिस करनी है। एक तो अलग अलग एग्जाम के लिए नहीं खरीदनी, सब एग्जाम के लिए एक ही किताब है। प्रीवियस ईयर है सारे 3600 क्वेश्चन, और जो भी आप चैप्टर खोलो उसके हर क्वेश्चन का क्यूआर कोड लगा हुआ है, स्कैन करो, हमारा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और हर टाइप का सवाल कवर है इसमें, इंग्लिश भी और हिंदी भी है वर्जन, है ना। फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं जी। बनाओ। उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताइए जिसकी साइड 142 मीटर है। अगर किसी घन की भुजा 142 मीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², यानी कि 6 गुणा 142 का स्क्वायर ही आएगा ना। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 4 एंड में इकाई का अंक 4 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है। कौन से वाले में है कि नहीं? 2 का वर्ग 4, 4 6 24, 4 एंड में 4 आएगा जी। आइए अगला सवाल 19वां। 1,60,000 की राशि 1.5 साल के लिए 10% सालाना ब्याज दर पर निवेश की जाती है ना बच्चे। अगर ब्याज सालाने के बजाय छमाही आधार पर जोड़ा जाए तो मिलने वाली अंतिम राशि में क्या अंतर होगा? यानी कि देखो प्रिंसिपल तो सेम है 1,60,000, राशि में अंतर यानी कि ब्याज का अंतर पूछा है ना मेरे भाई। आपने 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट करे 1.5 साल के लिए, क्या रेट है? 10% पर एनम, ठीक है बच्चों, 10% पर एनम। व्हाट इज द डिफरेंस इन द फाइनल अमाउंट रिसीव? जो हमें फाइनल अमाउंट रिसीव होगा, इन्वेस्ट करोगे तो मिश्र धन भी मिलेगा, फाइनल अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग एनुअली, एनुअली की बजाय वार्षिक संयोजित की बजाय अगर छमाही आधार पर संयोजित किया जाए तो अमाउंट में डिफरेंस क्या आएगा? प्रिंसिपल तो सेम है, तो जो ब्याज में अंतर होगा वही क्या होगा? अमाउंट में अंतर, ब्याज का अंतर निकालना है। अब बताओ, अगर समय 1.5 साल है, समय क्या है? 1.5 साल, आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो इसका मतलब हर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे। अगर एक साल में 10% ब्याज है ना, तो पहले साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। समय तो कुल 1.5 साल है ना, बचा कितना? 6 महीने। अगले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 5%। अगर एक साल में 10% तो 6 महीने में 5%। तो ईयरली कंपाउंड करोगे तो कुल मिलाकर 1.5 साल में आपको ब्याज मिलेगा 10 और 5 का सक्सेसिव, 10 + 5 + 10 गुणा 5/100, यानी कि 15.5% है कि नहीं सचिन? कितना मिलेगा? 10 + 5 + 10 गुणा 5/100। डेटा आसान है, यही कर लेते हैं सक्सेसिव से ही। लेकिन ईयरली की बजाय अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पे जो है कंपाउंड करोगे, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 महीने। अगर समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब है 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे, नया मूलधन। हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करोगे। अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 5% का क्या मिलेगा? सक्सेसिव, है ना। 5 का सक्सेसिव क्या होता है? 5 का सक्सेसिव होता है 15.7625%। ये मिल जाएगा ना। अब बताओ इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 0.2625%। 0.2625%। कितने रुपए का? 1,60,000 रुपए का। यही है ना प्यारे बच्चों, आपको 0.2625% आपको निकालना है, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए ये परसेंटेज से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, है ना। 0.2625 कितना है? देखो या तो कैलकुलेशन करो, अप्रोक्स 420 रुपए आएगा। 0.2625 मतलब क्या? 0.25 1/4 से ज्यादा। 0.25 क्या होता है? 54। अगर 0.25 होता है इसका मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1600/4 क्या आएगा? 400। अगर ये 0.25 होता 400 आता, लेकिन ये 0.2625 यानी कि 400 से क्या आएगा? ज्यादा, यानी कि ये दोनों आंसर हट गए। 450 नहीं आ पाएगा, कितना भी ज्यादा नहीं कि 450 पहुंच जाए,
है ना। 450 9 का मल्टीपल, ये नंबर 9 से कटता ही नहीं है। 2 2 4 5 9 और 6 15, केवल 3 से कट रहा है ना। ये नंबर केवल 3 का मल्टीपल होगा। 450 तो 9 से कट रहा है, 3 से कटने वाला ये है 420, है कि नहीं। 400 से हल्का सा ज्यादा है। ऐसे करिए प्यारे बच्चों, बताइए सवाल नंबर है आपके सामने 20। द डिफरेंस बिटवीन CI कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम इज 11,340। सवाल में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे, कितने साल का, 3 साल का, 15% पर एनम ब्याज की दर से उनका डिफरेंस 11,340 रुपए। यानी कि किसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, किसी प्रिंसिपल पर 15% पर एनम ब्याज की दर से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 11,340 रुपए। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सेम सम फॉर 4 ईयर एट 12% पर एनम। उसी प्रिंसिपल पर 12% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, है ना बच्चे। उसी प्रिंसिपल पर 12% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको बताने, बताइए भैया। प्रिंसिपल सेम, यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको निकालना क्या है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है सेम प्रिंसिपल पर 4 साल का 12% की दर से। अगर एक साल में 12% ब्याज है तो 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 12 चौक 48%। तो आपको प्रिंसिपल मूलधन का 48% निकालना है। 48 में आता है 3 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये 3 से कटता है, 6 3 9, ये भी 3 से नहीं कटता, अभी 7 8 15 26, ये भी 3 से कटता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके देखते ही हट चुके हैं, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, है ना बच्चे। या तो आंसर सी है, ए और बी तो हटके, या तो सी है या डी है ना बच्चे। करेंगे कैसे, ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 11,340 है। देखो अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, रेशियो से बता देता हूं। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 है तो एक साल में आपका पैसा 23 हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 15% है, हर एक साल में आपका पैसा 23/20 गुना होगा। हम कितने साल की बात कर रहे हैं, 3 साल। तो 3 साल में क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका क्यूब, 3 साल में होगा 23/20 का क्यूब। यानी कि अगर 20 का क्यूब 8000 है तो 23 का क्यूब कितना आएगा, 12167। याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होता है 23 का क्यूब, 12167। 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल अगर 8000 यूनिट है प्यारे बच्चों, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 3 साल के बाद 12167। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 4167। ये क्या मिलेगा आपको, CI। क्या मिलेगा, CI। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस प्रिंसिपल पर, बताइए। प्रिंसिपल 8000 है, एक साल में 15%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8000 का 45%, है ना भाई। प्रिंसिपल है आपका 8000, तो एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 8000 का 15% यानी कि 1200। तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3600। कितना मिलेगा 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट, 3600 यूनिट। तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना बनेगा प्यारे बच्चों, बता दीजिए। 567, और 567 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बताओ, 11,340 रुपए। बताओ कितने गुना है, 20 गुना। 500 का दुगुना 1000, 67 का दुगुना 134, 20 गुना। अगर ये 20 गुना है तो प्रिंसिपल भी 8000 का 20 गुना होगा कि नहीं होगा, यानी कि 1,60,000, है ना। अगर आपसे इस सवाल में मूलधन पूछा होता तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया, 1,60,000। पूछा उसी प्रिंसिपल पर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 12%, 4 साल का 48%, है ना। तो 1,60,000 रुपए प्रिंसिपल का क्या निकालना है आपको, 48%। ठीक है ना बच्चे। तो 75,000 तो आंसर आएगा नहीं, तो कौन सा आंसर आएगा, ठीक है ना मेरे भाई, समझे। बड़े सवाल है।
वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे 8,000 दिख रहा है ना, तो 8 और 48 में भी 8 है ना, तो 8 गुणा 8 प्यारे दोस्तों, यानी कि 16 से तो कटना ही चाहिए था नंबर, है ना बच्चे। इसलिए ये वाला आंसर आप देखते हटा सकते थे, क्या आएगा, डी, है ना। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, बहुत बढ़िया सवाल सेट किया है, डेटा भी अच्छा है। आइए, एक बेलनाकार खंबे का व्यास 140 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का पिलर का ऊंचाई 10 मीटर है। 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए, है ना। इस सिलेंड्रिकल पिलर को आपको, इस सिलेंडर का पिलर के कर्व सरफेस एरिया को आपको पेंट करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को। पेंट का खर्चा आप बताइए क्या होगा। तो पहले तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, पाई, पाई मतलब 22/7, तो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है पहला, ये वाला क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे सवाल ऑप्शन से ही लुढ़क लेते हैं, है ना बच्चे। चेक करके देख लो आप सवाल को। पहले आप इस पिलर का कर्व सरफेस निकालेंगे। अच्छा, सब मीटर में दे रखा है ना। अगर डायमीटर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आएगी 70, 140 का आधा, और इसको मीटर में लिखेंगे, 70 को 100 से भाग करेंगे 0.7 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। आप बताओ, सिलेंडर का पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, पाई का मतलब 22/7, रेडियस है 0.7 मीटर, और हाइट कितनी है 10 मीटर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया, किसमें, मीटर स्क्वायर में। इतने एरिया को हमें पेंट करना है। पेंट करने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए, है ना बच्चों। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 10 रुपए, तो इतने एरिया को पेंट करने का खर्चा क्या आएगा, 10 से गुणा, ये आएगा ना। तो 0.7 गुणा 10, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, और जो 440 रुपए, सही है। पर आपको ये मेहनत की जरूरत नहीं थी, ये मजदूरी की जरूरत नहीं है। बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 22 करो। ये सवाल आया आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 2026 में, है ना। जो म्युनिसिपल आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर होता है उसके अंदर एक पोस्ट है, उसके लिए सेपरेट पेपर है बच्चे। बनाओ, ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो AB BC AC को PQR पे टच करता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लो जैसे ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना बच्चों। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इस तरीके से सर्कल हो गया, है ना। अब ये जो सर्कल है, अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों, साइड AB को P पे, BC को यहां Q पे, और ये AC को ये प्यारे बच्चों R पे टच करता है, PQR पे। AB माइनस BC 6, AB माइनस AC 4, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का योग 41 है। तो पूछा PB प्लस AR, PB प्लस AR, PB मतलब ये वाली लाइन, है ना बच्चों, और AR मतलब ये वाली लाइन। तो PB प्लस AR ये आपसे पूछा है, समझिए ना। बताओ, ये बढ़िया सवाल डाला भाई, है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर आप किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचोगे तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये जैसे PB AR अलग भटक रहा है सर्कल के बाहर, आप समझिए कि ये एक है भैया, ये एक पॉइंट है ए से टेंजेंट AR है, तो सेम टेंजेंट AP भी तो होगा। तो जो AR की लंबाई है वही क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि AP प्लस PB तो पूछा है, और AP प्लस PB क्या आ गया कुल मिला के आपका AB। तो आपको कुल मिला के भुजा क्या निकालनी है, AB निकालने। आया ना मजा, है ना बच्चों। क्योंकि जो AR है वही AR क्या है आपका AP। तो AP प्लस PB, AP प्लस PB क्या आ गया, पूरी साइड AB की वैल्यू आ गई, है कि नहीं प्यारे बच्चों। आपको ये कुछ दे रखा है, अब इतना नहीं लिखते, मैं मान लेता हूं कि वर्टेक्स A के सामने की भुजा स्मॉल A, वर्टेक्स B के सामने की भुजा स्मॉल B, और वर्टेक्स C के सामने की भुजा स्मॉल C, है ना। अब AB माइनस BC, ये AB माइनस BC का मतलब क्या है, AB माइनस BC यानी कि C माइनस A, कितना 6, AB माइनस AC, AB में से AC घटाएंगे यानी कि C माइनस B, ये कितना है आपका प्यारे बच्चों 4। पेरीमीटर, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C, ये आपका 41 है।
आपको निकालना है भुजा ए बी, यानी कि सी निकालना है ना आपको। क्या निकालना है? सी। ए और बी को गायब करना है, करो गायब। 3 इक्वेशन है, जोड़ दे, खत्म। अरे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या आएगा? माइनस ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी कट गया, सी 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 3c, और 41 प्लस 10 51। तो सी कितना आ गया? 17 आंसर है ना। बड़े सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों, यही तो सीखना है आपको। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 23 बनाइए। एक फैक्ट्री मशीन की वर्तमान कीमत 2,91,600 है। एक फैक्ट्री मशीन है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 2,91,600। 3 साल पहले खरीदे जाने के बाद से इसकी कीमत हर साल 10% की स्थिर दर से कम हो रही है। ये मशीन हमने 3 साल पहले खरीदी थी, और जब से खरीदी है तब से लेकर हर साल 10% इसकी कीमत कम हो रही है। ठीक 1 साल पहले इसकी कीमत और खरीदने की तारीख से लेकर 4 साल के आखिर तक इसमें आई कुल कीमत की कमी का योग क्या है? बड़ी अजीब चीज पूछी है मेरे भाई। है? एक फैक्ट्री मशीन की प्रेजेंट में कीमत कितनी है? प्रेजेंट में 2,91,600। ये हमने 3 साल पहले खरीदी थी। कब खरीदी थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले खरीदे जाने के बाद इसकी कीमत हर साल 10% कम हो रही है। बोला ठीक 1 साल पहले इसकी जो कीमत है, ठीक 1 साल पहले मशीन की जो कीमत थी, और हमने मशीन खरीदी थी 3 साल पहले। तो जब ये मशीन खरीदी थी उस तारीख से लेकर 4 साल के आखिर तक इस मशीन की कीमत में जो भी कमी आई है, हर साल 10% कम हो रहा है ना, उसका क्या बताना है आपको? योग। क्या बताना है? योग। आप बताओ। मशीन कीमत है सचिन, हर साल क्या हो रही है? 10% कम। तो जैसे प्रेजेंट है, हमें प्रेजेंट से 1 साल पहले जाना है ना, ठीक 1 साल पहले मशीन कीमत निकालनी है। ये प्रेजेंट से 1 साल पहले भी तो जाना है ना हमें। कोई दिक्कत? तो आप बताओ, 10% कम हो जाएगी ना। अगर आप 1 साल पहले जो भी मशीन कीमत रही होगी, प्रेजेंट में आप आओगे तो मशीन कीमत क्या हो जाएगी? 10% कम। 10% मतलब 1/10 कम हो जाएगी। 1/10 का मतलब 1 साल पहले अगर 10 थी तो प्रेजेंट में कितनी है? 9। तो प्रेजेंट में 9 की वैल्यू कितनी है? 291600। कितने गुना? 9 3 27, 2 1 9 2 18, 9 चौक 36, 32 400। तो ये भी 10 गुना आएगा, नहीं कि 3,24,000। ठीक है ना। यानी कि प्रेजेंट से ठीक 1 साल पहले मशीन की कीमत थी 3,24,000, जो कि 9 का मल्टीपल है। कितनी कीमत थी? 3,24,000। अब इसमें मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है प्यारे बच्चों? कि खरीदने की तारीख से लेके 4 साल के आखिर तक इसमें कुल कीमत में जो कमी आई है ना, उसका योग निकालना है। आप बताइए। यह है प्रेजेंट है सचिन, ये मैं मिटा दूं ना, समझ गए ना। ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट से 3 साल पहले खरीदने की तारीख है ना, खरीदने की तारीख से लेकर 4 साल के आखिर तक। तो प्रेजेंट से 3 साल पहले खरीदा था, हमें खरीदने की तारीख से 4 साल आगे तक जाना है, यानी कि प्रेजेंट के 1 साल बाद तक जाना है ना। है कि नहीं प्यारे बच्चों? हो गया 4 साल गैप। प्रेजेंट से 3 साल पहले खरीदी थी, प्रेजेंट से 1 साल बाद जाइए, तो 4 साल का गैप हो गया ना, खरीदने की तारीख से लेकर 4 साल का आखिर तक। ये प्रेजेंट से 3 साल पहले और प्रेजेंट से 1 साल बाद है ना, मशीन की कीमत में जो कमी आई है वो कमी आपको निकालनी है ना बच्चे। आप बताओ। बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है भाई, है सचिन? अगर मशीन कीमत हर साल 10% कम होती है, 10% मतलब 1 साल में मशीन कीमत 10 से घट के रह जाती है 9, तो 4 साल में कितनी हो जाएगी बच्चों? पावर 4। यह हो जाएगी कि नहीं? कोई तकलीफ? यानी कि ये हो जाएगा ना, ये 3 साल और 1 साल के बीच में क्या 4 साल का गैप है? प्रेजेंट से 3 साल पहले, प्रेजेंट से 1 साल बाद। 1 साल में मशीन कीमत 10 से 9 हो जाती है, तो 4 साल में क्या आएगी? पावर 4। 10 की पावर 4 है 10,000, और 9 की पावर 4 क्या होता है? 6561 है ना। तो मशीन कीमत में कमी कितनी आई है प्यारे बच्चों? 10 की पावर 4 है 10,000, और 9 की पावर 4 6561। तो घटाओगे तो पहले 3500 और 6 करेंगे 3439। तो मशीन की कीमत में कमी आई है 3439। यहां डिजिटल सम भी आप लगा सकते हो, है ना बच्चों, 3439।
तो ये वैल्यू आपको निकालना है। 10 की पावर 4 10,000, 9 की पावर 4 81 का वर्ग होता है 6561। तो 3439 की कमी आई है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। ये प्रेजेंट में मशीन कीमत दी है, तो प्रेजेंट में कीमत क्या रही होगी है बच्चों बताओ। ये प्रेजेंट में भी तो 10% कम हुई है ना। ये 10% कम होने के बाद 9 की पावर 4 है, यानी कि ये कितना रहा होगा प्यारे बच्चों 7290। कितना रहा होगा 729 नहीं रहा होगा। 10% कम होने के बाद 9 की पावर 10% कम होने का मतलब अगर मशीन कीमत 10 है तो 10 से कम होकर कितनी रह गई 9, और 9 की वैल्यू है 9 की पावर 4, यानी कि 9 क्यूब गुना, तो ये क्या आएगा 9 क्यूब गुना 10, 7290 होगा कि नहीं होगा। ये 10% कम होने के बाद अगर 9 की पावर 4 है तो कितना रहा होगा 9 की पावर 3 गुना। समझे ना प्यारे बच्चों, 10% कम हुआ, 10 से 9 की वैल्यू 9 की पावर 4, 10 की वैल्यू निकाल लीजिए। 7290 की ही वैल्यू सवाल में दे रखी है 291600। कितने गुना बच्चों 2829 2416, यार ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपका कितना 40 गुना है ना। अगर ये 40 गुना है तो मशीन कीमत में कमी आई है 3439 का 40 गुना। समझे ना प्यारे बच्चों। तो ठीक 1 साल पहले मशीन कीमत ये थी, और इन प्रेजेंट से 3 साल पहले हमने मशीन खरीदी, और 1 साल बाद जो मशीन कीमत में कमी आई है वो कमी है 3439 का 40 गुना, और आपको क्या बताना है इनका योग। समझे ना। बताइए प्यारे बच्चे, कोई डाउट तो नहीं इसमें। 4 साल का गैप था इसलिए हमने क्या किया पावर 4 किया है। बताओ क्या आना चाहिए 3439। अप्रोक्स भी कर सकते प्यारे बच्चों है ना। 04 नाम 36 6, तो 06 एंड में आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है और ये वाला आंसर नहीं है ना बच्चों। क्योंकि यहां पे 0 के बाद 4 नाम 36 6 आएगा, और यहां तो डबल 0 है, ट्रिपल 0 है, तो या तो ए है या बी है। फर्क है 20 आर का, तो अप्रोक्स कर लेते हैं। ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 35 गुणा 40, 1,40,000। 3 24 में अगर मैं जोड़ूंगा 1,40, तो आ जाएगा भैया 4,64,000 से कम आएगा। क्या है आंसर बी है ना बच्चे। बी वाला आंसर है, ए वाला आंसर नहीं है। ठीक है ना, अप्रोक्स कर लेते हैं भाई। 3500 गुणा 40 क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ 1,40,000, और इसमें लगभग 1,40,000 अगर आप जोड़ोगे तो 4,80,000 नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चे, बी आंसर है। बढ़िया सवाल। आइए अगला लेते हैं। अगर किसी बच्चे को पूरा पढ़ना है मेरे भाई, मान लीजिए 10 सवाल अगर आ रहे हैं तो 10 में से 7-8 तो आसान ही है, लेकिन जो 2-3 सवाल टफ आ रहे हैं जिन्हें बच्चा नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से तो सिलेक्शन रुक रहा है। अगर आपको वो तक उस लेवल तक सीखना है तो आप सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं लाइव, प्रॉपर लाइव, रेलवे के लिए ओरिएंटेड बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं। ठीक है जी। आइए 24वां सवाल। एक सर्कल में ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड है जिनकी लंबाई है 14 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये दो कॉर्ड सेंटर के एक ही ओर हैं और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। सर्कल की रेडियस बताओ, सर्कल की त्रिज्या क्या है प्यारे भाई बताइए। सर्कल की त्रिज्या क्या है, और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखिए प्यारे भाई, मान लीजिए कि ये दो एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है ओ। अब जैसे सवाल में बोला है ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं, एक की लंबाई 14 दूसरी की 6 और एक ही ओर है। दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही ओर है, यानी कि अगर एक जीवा इस तरीके से है तो दूसरी वाली क्या है इस तरीके से। दोनों एक ही ओर हुई ना, और दोनों कैसी हैं पैरेलल, समांतर हैं ए बी और सी डी। ए बी की लंबाई 14 है, सी डी की लंबाई 6, तो दोनों सेंटर के एक ही ओर है प्यारे भाई। ये चित्र बहुत ढंग से आपको बनाना है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है 4। क्या निकालने सर्कल की रेडियस। कैसे करते हैं प्यारे बच्चों ऐसे सवाल। अगर हम सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें प्यारे बच्चों, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये क्या करेगा बाइसेक्ट, आधा आधा करेगा कि नहीं, आधा आधा करता है अगर सेंटर से लंब डालते हैं। अगर ये लंबाई 14 है ए बी की, कितनी 14 है, तो आधा आधा हो जाएगा 7 7 है ना बच्चों।
और ये 6, तो आधा आधा हो जाएगा 3 3, है ना बच्चे। और इनके बीच की दूरी यही है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी 4, ये आ गई यहां पे 4। आपको निकालनी है सर्कल की त्रिज्या। तो देखो ये सर्कल की त्रिज्या है और ये वाली सर्कल की त्रिज्या। आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। इसमें भैया ये वाला 7 है और ये वाला है 3, और ये कितना है दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी 4, रेडियस निकालनी है। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे प्यारे बच्चों तो आएगी ना रेडियस, हैं जी। अब बताइए, देखो ये 7 है ये 3 है, इन्हीं का डिफरेंस क्या दे रखा है ये 4। ये कितना बेवकूफ बना रहा है, ये 7 है 3 है, इन्हीं का डिफरेंस क्या दे रखा है 4, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी 3, बिना कुछ करे। भैया यही तो टेक्निक है जो आपको सीखनी है। ये देखो दोनों की रेडियस 90 डिग्री के सामने सर्कल की रेडियस दोनों में सेम है, सेम है। ये 7 है और ये 3 है, इन्हीं का डिफरेंस क्या है 4। तो बची कुची जो लेंथ है, जो बची कुची लेंथ है वो टोटल कितनी बन जानी चाहिए 7। अब ये देखना, ये अगर ये 3 है, 3 कहां से है इस वाले 3 से, अगर इसको 3 मानेंगे तो आप बताओ ये सचिन कितना है 3 और ये 7, 90 डिग्री के सामने रेडियस। दूसरा वाला ट्राइंगल देखो, दूसरे वाले ट्राइंगल में 3 + 4 क्या हो गया, और ये क्या हो गया 7, 3 के सामने रेडियस। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम नहीं बन गए, दोनों में 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं क्या होंगी 3 और 7। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों कि 90% पेपर में सवाल ऐसे होते हैं कि 7 और 3 का यहां पे यही डिफरेंस दिया जाता है। ये डिफरेंस दिया 4, अगर ये 4 है तो कितना बचेगा ये 3। एक राइट एंगल देखो 3 और 7 के सामने रेडियस, दूसरे में देखो 3 और 3 + 4, 3 7 के सामने रेडियस है कि नहीं, दोनों सेम राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो यहां रेडियस कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, √3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 और 9 58, √58 आंसर है पहला वाला। ठीक है बच्चों, आइए। महेश ने बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से 2,40,000 लोन लिया। 3 साल बाद 7% की दर से उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। महेश ने एक बैंक से लोन लिया 2,40,000, ये लोन लिया ना, 1 साल में 7% ब्याज की दर है, तो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा 21%। 1 साल में 7% तो 3 साल में 21%, तो 2,40,000 का 21% आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो, 480 और 24 504 आएगा। अभी 48,000 + 2400, 50,400 रुपए, कुछ है ही नहीं। आइए प्यारे भाई, सवाल नंबर 26। किसी प्रिंसिपल पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल का अंतर 1,550 रुपए, 2 साल का अंतर 500 रुपए। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2 साल में मिलने वाला सालाना चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बहुत बढ़िया, काफी दिनों बाद मैंने एक अच्छा सवाल देखा है जो बहुत आसानी से ट्री के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। किसी प्रिंसिपल पर किसी ब्याज, ना आपको प्रिंसिपल दिया ना ब्याज की दर दी है, क्या बोला है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 1,550 रुपए, है ना। और 2 साल का यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 500 रुपए, ये ना सचिन। उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का सीआई क्या होगा, समझे ना। किसी प्रिंसिपल पर है ना 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है किसी रेट से 1,550, 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस क्या है 500। 2 साल का सीआई आपसे पूछा है, गजब, कुछ भी पूछ सकता है। जो बच्चे यहां से प्रिंसिपल और ब्याज की दर निकालने लगे वो महामूर्ख है। आप खुद सोचो भैया कि 3 साल का अगर आप ट्री बनाते हो तो ये दिखता है मेरे भाई, 3 साल का जब आप ट्री बनाओगे तो हमेशा ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। ये जो पैसा है यही क्या है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। भाई सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है बराबर, नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट क्या है। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना दिया 500, अगर यहां 500 है तो यहां डबल होगा कितना 1000। ये
3 साल के CISI का डिफरेंस है, 3 साल के CISI का डिफरेंस होता है ये वाला, ये 3 साल के CISI का डिफरेंस है। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस कितना बनेगा? 1550। 500 और 1000 1500 हो गया, यानी कि कितना आ गया? 50। सही है। 500 का 10% है 50, कितना? यानी कि अगर आपसे ब्याज की दर पूछता क्या आ जाता मेरे भाई? 10%। तो यहां भी प्यारे बच्चों पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसका 10% क्या आना चाहिए? 500। यानी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 5000। तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है? 5000 है कि नहीं? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? बराबर। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आ गया 10,500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है ना मेरे भाई? तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केवल यहां रुपया के साथ उसको खेलना है ना बच्चों? आइए, एक स्कूल 350 रुपए पर बुक की दर से 20 किताब, 450 रुपए पर बुक की दर से 30 किताब खरीदता है। व्हाट एवरेज प्राइस पेड पर बुक? प्रति किताब चुकाई गई कीमत की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान सुनेगा, एक स्कूल जो है 2 अलग अलग जगह से किताबें खरीदता है। ये उसने 20 किताबें खरीदी और दूसरी जगह से 30 किताबें खरीदी ना। जो किताबें खरीदी है उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 2:3। आप बताओ, पहले ये यहां से किताबें खरीदी उनकी कीमत कितनी है? 350 रुपए पर बुक। और ये जो किताबें खरीदी इनकी कीमत है 450 रुपए प्रति बुक। तो सभी किताबों की, जितने भी किताबें खरीदे उनकी औसत कीमत क्या है ना? रुपी पर बुक। औसत कीमत ये आपसे पूछिए ना, समझे ना? 20 किताब और 30 किताब, किताबों की संख्या का क्या ले लीजिए? अनुपात ले लिया करो। ये 350 रुपए पर बुक, ये 450 रुपए पर बुक। सभी किताबों की औसत कीमत क्या है आप बताओ? 2 किताबों की 350 तो कितना हो गया टोटल? 700। और ये 450 दिया कितना हो गया जी आपका? 1350। 700 और 1350 यानी कि 2050। 2050 रुपए की टोटल कितनी किताबें? 5। 2 + 3, तो एवरेज प्राइस क्या आएगा? बटे 5 कर देंगे, यानी कि 410 रुपए। इससे आसान तरीका नहीं, डेटा बहुत आसान है। आइए मेरे भाई ये बताओ, ट्रायंगल PQR में PQ बराबर PR। तो जैसे ट्रायंगल ही बना लो प्यारे दोस्तों, क्या ही है? PQR। अब इसमें बोला है PQ PR के बराबर है, यानी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, 2 साइड बराबर है। एंगल PRQ, ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल P + 2Q, एंगल P + 2Q कितना आ गया? 180 डिग्री। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये एंगल P होगा अलग और बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। जो एंगल Q है वही एंगल क्या है? R है। जो एंगल Q है वही R है। तो एंगल P + 2Q का मतलब है एंगल P + एंगल Q + एंगल Q, तीनों एंगल का सम क्या आएगा? 180 डिग्री, है ना बच्चों? कैसा त्रिभुज है ये? आइसोसेलेस। एंगल Q और एंगल R क्या है? बराबर। तो एंगल P और एंगल Q + एंगल Q हो गया ना 2Q। कितना है? 180 डिग्री है। कुछ भी नहीं है, बताइए। एक ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों का रेशियो 3:2 है। पुरुष कर्मचारियों का मासिक वेतन 25,000, महिला कर्मचारियों का 30,000। सभी कर्मचारियों का, सारे इंप्लॉय का मिलाकर ओवरऑल एवरेज मंथली सैलरी क्या है? एक ऑफिस में मेल और फीमेल इंप्लॉय की संख्या का रेशियो 3:2 है। मेल इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 25,000, फीमेल की 30,000। सभी इंप्लॉय की 25-30,000 के बीच में आएगी। सभी ऑप्शन है, आप बताओ। मेल इंप्लॉय है 3, मेल इंप्लॉय है 3, इनकी एवरेज सैलरी 25,000 है, तो टोटल कितनी आएगी? 25 या 75,000, है ना? फीमेल इंप्लॉय है 2, इनकी एवरेज सैलरी 30,000 है, तो इनकी टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी? 60,000। है कि नहीं प्यारे बच्चों? दिमाग में सोचो ना, 3 मेल इंप्लॉय की है, एवरेज सैलरी 25,000, टोटल आ जाएगा 75,000, और 2 फीमेल का टोटल 60,000। तो 75-60 यानी कि 1,35,000 सभी इंप्लॉय की सैलरी आएगी। और इंप्लॉय है 2 और 3 और 2 5, बटे 5 करेंगे तो सारे इंप्लॉय की एवरेज सैलरी आएगी 27,000 रुपए। इससे आसान कोई तरीका नहीं, अगर डेटा आसान है तो। बताइए, करो। एक दुकानदार की 4 दिनों की औसत दैनिक कमाई 1250 रुपए है। एक दुकानदार की 4 दिन की जो यहां पे डेली अर्निंग है 1250 रुपए।
पहले 3 दिन की औसत कमाई 1100 रुपए, 1350 रुपए और 1050 है। तो चौथे दिन उसकी कमाई कितनी है? चारों दिन की कमाई को बराबर कर दो मेरे भाई, आ जाएगा। या डेविएशन, 4 दिन की कमाई का एवरेज दिया हुआ 1250, तो एवरेज से कंपेयर करने पर डेविएशन 0 बनना चाहिए। 1250 से 1100 कितना? 150 कम है। 1250 से 1350 100 ज्यादा है। 1250 से 1050 200 कम है। तो डेविएशन 0 बनना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 350 और प्लस 100 माइनस 250 है बच्चों। ये माइनस का 350 हो गया। फिर से देख लेते हैं, 1250 से 1100 150 कम है, 1250 से 1350 100 ज्यादा है, 1250 से 1050 200 कम है। ठीक है, तो माइनस का 350 और प्लस 100 माइनस का 250, तो कितना हो जाएगा? प्लस का। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए ना अगर एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। अगर चारों दिन का एवरेज 1250 है तो चौथे दिन की कमाई एवरेज से 250 ज्यादा होगी। 1250 से 250 ज्यादा कितना आ जाएगा? 1500 ना मेरे भाई। आपको ये तरीका आता है, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। ठीक है ना सचिन? ये कितना कम है? 150 कम है, ये 100 ज्यादा है और ये 200 कम है। तो यहां पे आ जाएगा प्यारे बच्चों ये 250 प्लस तो 1500 है ना बच्चे। चौथे दिन की जो कमाई होगी एवरेज से 250 ज्यादा होगी। नेट डेविएशन 0 कर दिया करो। 8 परिवार की एवरेज मासिक बचत 4500 रुपए। 8 फैमिली है, उनकी एवरेज मंथली सेविंग कितनी है? 4500। 6300 रुपए की मासिक बचत वाला एक और परिवार इस समूह में शामिल हो जाता है। तो अब कितने परिवार हो गए? 9 परिवारों की नई औसत मासिक बचत क्या होगी? देखो, कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता ऐसे साल में, क्या लगाते हैं? डेविएशन। 8 परिवार की एवरेज मंथली बचत है 4500 रुपए, यही है ना? 4500 रुपए। अब एक और परिवार इसमें शामिल होता है जिसकी एवरेज मंथली बचत है 6300। तो 45 से 6300 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1800 रुपए। तो इस नए परिवार के आने की वजह से 1800 रुपए बचत बढ़ जाएगी ना। लेकिन परिवार हो गए 9, तो 9 परिवार का एवरेज कितना बढ़ जाएगा? बटे 9 यानी कि 200। तो 45 से 200 बढ़ के नया एवरेज हो जाएगा 4700 रुपए, है ना। एक स्टेप में खत्म, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। 2720 रुपए को 3 आदमी पी, क्यू और आर के बीच इस तरह बांटा जाता है कि पी और क्यू के हिस्से, पी को क्यू के हिस्से का 2/3 और क्यू को आर के हिस्से का 1/4 हिस्सा मिलता है। आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 2720 रुपए बांटे जाते हैं पी क्यू आर में, सच दैट पी रिसीव 2/3 ऑफ क्यू शेयर। पी को जो है क्यू का 2/3 मिलता है। पी को क्यू का 2/3 मिलता है, यानी कि अगर क्यू को 3 मिलता है तो पी को कितना मिलता है? 2। ये आ गया रेशियो। और क्यू को आर के हिस्से का 1/4 मिलता है। क्यू को आर के हिस्से का 1/4 मिलता है, या मैं कहूं आर को क्यू का 4 गुना मिलेगा, यानी कि 12 मिलेगा ना। क्यू को आर का 1/4 मिलता है, तो आर का 1/4 मिलता है क्यू को, यानी कि आर को मिलेगा क्यू का 4 गुना। 12 का 1/4 करेंगे तो ये तो 3 आएगा। ये तीनों का रेशियो आ गया। आर का हिस्सा बताइए, आर का हिस्सा कितना है? 12। आउट ऑफ टोटल तीनों का हिस्सा कितना है? 12 5 17। कितने का प्यारे बच्चों? 2720 रुपए का। ये आ गया प्यारे भाई यहां पे। तो 17 एकम 17 और 17 6 102, 12 गुणा 160, 1920 रुपए, है ना बच्चों। सी, किसी वस्तु कीमत हर साल 10% बढ़ती है, 2 साल बाद यह 1210 रुपए हो जाती है। शुरुआती कीमत क्या थी? 1000 रुपए। जो पेन उठाए वो महापापी है ना। अगर किसी वस्तु कीमत हर साल 10% बढ़ती है तो 2 साल में बढ़ जाएगी 21%। 21% बढ़ने के बाद मशीन की कीमत हो जाती है 1210 रुपए। तो 2 साल पहले क्या रही होगी? 1000 को 21% बढ़ाने पर ही 1210 आएगा। आइए जी अगला सवाल, 34वां। एक व्यापारी 2 वस्तु 1000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, यानी एक व्यापारी 2 आर्टिकल बेचता है 1000 रुपए ईच। पहली वस्तु की कीमत भी 1000, दूसरी भी 1000। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का लॉस होता है। सही बच्चों। कुल लाभ या हानि क्या है? आंसर बताना है रुपए में, परसेंटेज में नहीं बताना, रुपए में बताना है। बताइए। देखो,
1 पर 25% लाभ हुआ, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 लाभ हुआ। सीपी 4 है, 4 पे 1 का प्रॉफिट है, तो बिकी कितने में 5 में, तो 5 की वैल्यू 1000 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो पहली वस्तु पे प्रॉफिट है 200 रुपए, है कि नहीं। दूसरी वस्तु पे 20% लॉस हुआ, 20% होता है 1/5, 5 पे 1 का लॉस हुआ, तो बिकी कितने में वस्तु, दोनों सेम में बिकी है ना, 1000 रुपए की, 4 की वैल्यू 1000 रुपए, 250 गुना, तो 1 की वैल्यू क्या आएगा 250 रुपए, यानी किस पे हुआ 250 रुपए लॉस, 200 रुपए प्रॉफिट, 250 रुपए लॉस, यानी कि क्या आएगा -50 हो गया ना, 50 रुपए लॉस। बिल्कुल बेसिक सवाल, बेसिक डाटा। ए रेशियो भी 2:3 है, ए प्लस 4 भी, रेशियो 7 भी -2 है, रेशियो देके रेशियो पूछा है, पावर सेम है, ए बी की कोई दिक्कत नहीं ना, आप ए की जगह आप 2 रख दीजिए, कोई भी सवाल आए, रेशियो देके रेशियो पूछा है, बी की जगह 3, तो क्या आएगा 3 चौक 12 और 2 14 है ना, ए की जगह आप 2 रखेंगे, 2 सत्ते नहीं, बी की जगह 3 रखना ना, 3 सत्ते 21 और -2 दूनी 4, क्या आ गया 17, 14 रेशियो, ये वाला आंसर है, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर आपके सामने 36, 5 मान के एक डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन अंक गणितीय माध्य 50 है, यदि एक मान 60 को हटाकर उसकी जगह 40 रख दिया जाए तो न्यू अर्थमेटिक मीन, नया अंक गणितीय माध्य या फिर नया औसत ज्ञात कीजिए। बताओ, आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन है 50, कितना अर्थमेटिक मीन यानी कि औसत ही होता है 50। अब एक वैल्यू 60 की जगह हटा के 40 रख दिया जाए, 60 को हटा के 40 ले आए, हमने वैल्यू कितनी कम कर दी 20, एक वैल्यू एक संख्या 20 कम कर दी, तो टोटल भी 20 कम हो जाएगा, है कि नहीं। संख्या है 5, तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना कम हो जाएगा फिर 4, तो 50 से 4 कम, यानी कि क्या आएगा नया अर्थमेटिक मीन। यही है डेविएशन मेथड प्यारे बच्चों। चलो ये सवाल देखिए, सेम सवाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर दोनों में आया है ना। ऑब्जर्वेशन के खास सेट के लिए अर्थमेटिक मीन इज एग्जैक्टली 5 लेस देन इज मीडियन इफ द मोड ऑफ दिस डेटा सेट इज 45, मोड 45 है। व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन यानी कि औसत की सही वैल्यू क्या है, औसत की, औसत यानी कि मीन आपसे पूछा है, समझे बच्चों। बताइए, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, औसत माध्यिका से ठीक 5 कम है, यानी कि सवाल कह रहा है कि मीन की जो वैल्यू है वो मीडियन से 5 कम है, यानी कि मीडियन माइनस मीन है 5। सवाल में आपको दिया है कि बहुलक यानी कि मोड 45 है, बहुलक, तो आपको क्या निकालना है औसत। कैसे होगा प्यारे बच्चों, बहुलक का भी खेल आ गया, यानी कि यहां पे लगेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला लगेगा ना। मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब यहां पे बहुलक आपको दिया है 45, आपको मीन निकालना है औसत, आपको दिया है मीडियन माइनस मीन 5, मीडियन माइनस मीन, बहुत बढ़िया गजब सवाल है भाई ये तो। ये देखो 3 मीडियन है, यहां कितना है 2 मीन, अगर यहां पे 2 मीन की जगह 3 मीन करे जाएं, कितना करे जाएं माइनस का 3 मीन करा जाए, तो 1 मीन आपको जोड़ना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि माइनस का 3 मीन प्लस मीन क्या आएगा, माइनस का 2 मीन ही रहेगा। तो आप बताओ ये 3 मीडियन माइनस 3 मीन कितना बन गया, अगर मीडियन माइनस मीन 5 है तो 3 गुना मीडियन माइनस मीन का, यानी कि 15 प्लस मीन, तो मीन कितना आएगा 30, 30 आंसर है, ठीक है ना बच्चों, बढ़िया सवाल है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से होगा ये सवाल, ठीक है जी। आइए, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 2026 का सवाल है। बताइए प्यारे बच्चे, यदि किसी डेटा सेट का माध्य यानी कि मीन 40 है, माध्य मतलब मीन 60 है और बहुलक 50 है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभवजन्य संबंध, अनुभवजन्य का मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं, उपयोग करके माध्यिका ज्ञात कीजिए।
तो मीन मीडियन मोड में अभी मैंने आपको रिश्ता बताया कि मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड यानी कि बहुलक है 50, है ना, तो 50 बराबर क्या आएगा, थ्राइस ऑफ मीडियन, मीडियन जो आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं उसकी जगह, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। माध्य कितना है 60, तो 60 दूनी 120, माइनस 120 इधर जाके जुड़ जाएगा, माइनस 120 प्लस 50 170, ये 3 आ जाएगा बटे में, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों माध्यिका की वैल्यू। 170 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 57, 57 तो 171 होता है अप्रोक्स 57, 3 पंजे 15, 2 3 7 21 लगभग। ठीक है जी, आइए सवाल है आपके सामने 39। इसका टैग नहीं डाला भाई टीम ने हमारी, चलो कोई बात नहीं, बनाओ। ये आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल समझते हैं कि 0 से 10 के बीच में कुल 8 आंकड़े हैं, 10 से 20 के बीच में कुल 12 आंकड़े हैं, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का 25.2 है। ये जो आपको बारंबारता बंटन दिया है इसका समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन है 25.2। फ्रीक्वेंसी बताई गई है, क्लास बताई गई, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाई, ये वाई का मान आपसे पूछा है। क्या पूछा स्टूडेंट आपसे, वाई का मान बताइए प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक मीन 25.2 है ना प्यारे भाई। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों ऐसे सवाल में, सबसे पहले यहां पे जितने भी आंकड़े हैं योग बराबर कर देते हैं। डेटा बहुत आसान है तो बिना डिजिटल सम के कर लेंगे, सभी आंकड़ों का क्या निकाल लेते हैं, योग। अब जैसे 0 और 10 के बीच में 8 है ना, तो 0 10 का क्या ले लीजिए आप, एवरेज यानी कि 5। तो अगर 5 को 8 बार आप लिखोगे तो इनका योग कितना बनेगा, 5 अट्ठे 40। मेरी बात समझ रहे हैं ना। यहाँ 10 और 20 के बीच में कितने, 10 और 20 का एवरेज 15, 15 को अगर 12 बार लिखेंगे तो इसका योग कितना बनेगा, 15 गुणा 12 180, है ना बच्चों। 20 और 30 का बीच में क्या आएगा, 25, 25 की फ्रीक्वेंसी वाई है, 25 को वाई बार लिखेंगे तो योग बनेगा 25 वाई, ठीक है ना भाई। 30 और 40 के बीच में क्या है 35, 35 को अगर 11 बार लिखेंगे तो योग बनेगा 35 गुणा 11 385, 385। और 40 और 50 के बीच में है 45, है ना, 45 को अगर 9 बार लिखेंगे तो योग बनेगा 405। यानी कि सभी आंकड़ों का क्या आ गया, योग, ये सभी आंकड़ों का योग आ गया। ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, ये टोटल आंकड़े यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है प्यारे बच्चों, टोटल फ्रीक्वेंसी है यहां पे अगर आप जोड़ेंगे तो 8 12 20, 11 9 20, यानी कि 20 प्लस 20 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई, यही है ना भाई। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, अगर आपको मीन निकालना है तो सभी आंकड़ों की और फ्रीक्वेंसी की गुणा करो बटे सिग्मा एफ, यही है। मैं यहां पे सभी आंकड़ों का योग निकाल लूं तो सभी आंकड़ों का योग क्या आएगा, मीन गुणा सिग्मा एफ है ना बच्चों। तो सभी आंकड़ों का समांतर माध्य यानी कि मीन है 25.2, इसको गुणा कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना प्यारे बच्चों, 40 प्लस वाई। तो मैंने बराबर कर दिया और ये एक ही स्टेप का सवाल है ऐसा कि नहीं बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है कि हमें डिजिटल सम लगाना पड़े, बताइए प्यारे बच्चों। अच्छा इधर है लेफ्ट साइड में 25 वाई, उधर है राइट साइड में 25.2 वाई, है ना। तो 25.2 ही बड़ा है, तो 25 वाई अगर उधर जाएगा 25.2 में से 25 वाई घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 0.2 वाई। बताइए 405 और 385 790 है ना, 790 और कितना 220, तो 790 और 220 हो गया 1010, है ना, 1010, ठीक है जी लेफ्ट साइड में। और 25.2 का 40 गुना कितना आएगा, 1000, 1008, क्या आएगा 1008, इधर आ जाएगा माइनस 1008, समझे ना। 252 चौका हो जाएगा ना, 1008 और ये 0.0 कट जाएगा 1008, तो यानी कि ये बचा जी 2 बराबर 0.2 वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 20, दशमलव हटाओ इधर 0, 2 से 20 10 बार 10 आया, सॉरी, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह के सवाल आते हैं मीन वाले। आइए जी
आखिरी सवाल आपके सामने, आखिरी सवाल है, ठीक है जी। बताओ प्यारे बच्चों, एक निर्माता रासायनिक यौगिक बनाने के लिए कच्चे माल के 4 अलग अलग ग्रेड खरीदता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। पर केजी मूल्य और खरीदी की मात्रा नीचे दी गई है। खरीदे गए कच्चे माल की प्रति केजी भारित औसत लागत कितनी है? ये जितना भी उसने सामान खरीदा है, इसका क्या पूछा है? वेटेड एवरेज प्राइस क्या बताना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट पर केजी, है ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट बताना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब है टोटल कुल कितने रुपए का सामान खरीदा डिवाइड बाई कुल कितने किलो सामान खरीदा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो आप बताओ उसने कुल सामान कितने किलो खरीदा है मेरे भाई, बताओ जरा। 8, 7, 15, 15, 30 और 10, 40। तो कुल सामान तो उसने 40 किलो खरीदा। अब कितने रुपए का सामान खरीदा वो निकालना है। डिजिटल सम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी। मुझे तो डायरेक्ट ही आसान लग रहा है, तो मुश्किल तो कैलकुलेशन है नहीं। 150 का 10 गुना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1500। अगर 150 रुपए पर केजी का 10 किलो खरीदेंगे 1500 का, 250 गुना 15 कितना आ गया? 3750। 408 कितना आ गया? 3200। 550 रुपए का अगर 7 किलो सामान खरीदेंगे तो 3500 और 350 कितना आ जाएगा? 3850, है कि नहीं बच्चों। तो कुल मिला के आपने इतने रुपए का सामान खरीदा। बताओ कितने रुपए अगर आप ये जोड़ो तो? 3750 और 3850, 7600, है ना बच्चे। 7600 और 1500, 9100, 9100 और 3200। तो 9100 और 3200 आ जाएगा 9 3 12, 12300 कितना आ गया? 12300 रुपए। तो 12300 रुपए का सामान। बताओ इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई मुश्किल था? 3750 प्लस 3850, 7600, 1500 और 3200, 4700। 7600 में 4700 आप जोड़ दो तो 126 में से 3 कम कर देंगे, यानी कि 12300, ठीक है ना बच्चों। 0 से 1230/4, 1200/4 होता 300 जाएगा, तो 30/4 जाएगा 7.5, तो यानी कि 307.5, ये वाला ऑप्शन है। 307.5 रुपए पर, है ना। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये होता है समाप्त, है ना। अब देखिए ये वाला सवाल है, सवाल नंबर 41। एक मैं आपको घर का काम भी देता हूं, सब बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको जो रेलवे का लेटेस्ट पेपर हुआ था, ये लगभग 1.5 घंटे क्लास में ना सारे जो है टाइप और सभी 7 शिफ्ट का निचोड़ करा दिया। इससे बढ़िया बात कुछ हो सकती है? ना तो आप पेपर कभी डाउनलोड कर पाते, ना आपको पीडीएफ मिलती, ना किसी किताब में अपडेटेड सवाल, ना कोई टीचर यूट्यूब पे कराता है बच्चे। मैं ही हूं आपका करता धरता मेरे भाई, ठीक है। आप इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आगे जितने भी पेपर होंगे सबसे पहले उनका स्मार्ट सॉल्यूशन मैं ही आपको करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, आपको एक क्लास सवाल सॉल्यूशन समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय।